दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों कंप्यूटर सीरीज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं और ये भी एक प्रीवियस ईयर का सीरीज है। मतलब कि ये जो सभी क्वेश्चंस है BSPSL के एग्जामिनेशन में पहले आ चुके हैं। और एक बात है, यहाँ पे हमने BSPSL JEE इलेक्ट्रिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था बैच 1 में 31 जनवरी 2019 में एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया गया था, तो वहाँ से हमने ये पेपर लिया है। और आप पेपर का जो लेवल है वो देखकर हैरान हो जाएंगे कि जो इजी क्वेश्चंस हैं वो एक दो आपको देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है मॉडरेट टू हाई लेवल के देखने को मिलेंगे आपको। तो आपको कंप्यूटर का जो प्रिपरेशन है अच्छे से करना है, डिटेल में करना है। भले ही सिलेबस में लिखा गया है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा डीपली पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। और बहुत लोग जो है 65% का जो रिजर्वेशन का मामला अभी चल रहा है उसको लेकर वो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एग्जामिनेशन में जो है देरी हो सकती है। तो मे भी हो सकता है कि देरी कुछ हो, लेकिन आपको मेन ज़रूरी ये है कि आप अपना प्रिपरेशन पहले कंप्लीट रखिए। BSPSL का कोई ठीक नहीं है, हो सकता है कि एग्ज़ाम वो टाइम पर भी ले ले। कोई भी BSPSL की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जो है फिर से फॉर्म भराया जाएगा या फिर एग्जामिनेशन लेट से होगा, तो कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। इसलिए आप जो है सितंबर अक्टूबर जो डेट दिया गया है वहीं मानकर तैयारी आप कंटिन्यू रखिए। मेरा यही आपसे सजेशन रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस सूट के प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के प्रोडक्ट पूछा गया है। देखिए यहाँ पे MS ऑफिस सूट पहले बोला जाता था इसको, और अभी जो नया वर्जन है उसमें MS ऑफिस 365 कर दिया गया है इसका नाम। ये जो है MS ऑफिस जो 365 है या MS ऑफिस सूट है, ये बहुत सारे एप्लीकेशनों का एक ग्रुप है, मतलब बंच ऑफ एप्लीकेशंस है। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, उन्हीं में से यहाँ पे जो वर्ड है और MS एक्सेस है ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। वहीं ओरेकल जो है एक अलग प्रोडक्ट है, ये डाटाबेस मैनेजमेंट कंपनी है। ओके, ये अलग है। वर्ड और एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 और 2 ओनली। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं वर्ड, यह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका यूज जो है डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। और जो ओरेकल है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये MS ऑफिस सूट का प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए ये इसमें आंसर में शामिल नहीं है। और जो एक्सेस है ये भी डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ओके, इसलिए ये MS ऑफिस का हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफिस 365 का ये सभी एप्लीकेशंस का ग्रुप है, सभी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, इन सभी को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है उसका क्या काम है MS ऑफिस सूट में जो आते हैं। पहला हम लोग वर्ड, जो कि ऑप्शन में भी था, वर्ड क्या है तो एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, डॉक्यूमेंट बनाने और एडिट करने के लिए यूजफुल है। दूसरा है एक्सेल क्या है तो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसका यूज डाटा एनालिसिस, कैलकुलेशन और चार्टिंग के लिए किया जाता है। स्प्रेडशीट मतलब होता है जिसमें रो और कॉलम अवेलेबल हो। ओके, रो और कॉलम के माध्यम से सभी चीज़ें जो है इसमें होती है, तो ये एक्सेल हो गया। तीसरा जो है पावर पॉइंट है इस ग्रुप में, और ये क्या है तो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो स्लाइड शो बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगला है यहाँ पे एक्सेस, यह एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो डाटाबेस को बनाने और मैनेज करने में उपयोगी है। फिर है यहाँ पे अगला आउटलुक, यह एक ईमेल क्लाइंट है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर जो ईमेल, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट और टास्क को मैनेज करने का काम है। ये भी आउटलुक जो है MS ऑफिस सूट का ही एक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वन नोट जो एप्लीकेशन है एक डिजिटल नोट टेकिंग एप्लीकेशन है जो नोट्स को ऑर्गेनाइज और शेयर करने के लिए यूजफुल है। पब्लिशर क्या है तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है जो ब्रोचर्स और न्यूज़लेटर और मार्केटिंग मटेरियल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जो ब्रोचर्स यूज किया गया है ये शब्द विज्ञापन से संबंधित है। ओके, यहाँ पे जो टीम एप्लीकेशन है, एक सेकेंड, हाँ, टीम जो एप्लीकेशन है एक कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जो चैट, मीटिंग्स और फाइल शेयरिंग की सुविधाएं प्रदान करता है। अगला यहाँ पे है वन ड्राइव क्या है तो एक क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है जो डॉक्यूमेंट, फोटो, अदर फाइल्स को स्टोर और शेयर करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है स्काइप फॉर बिजनेस, एक कम्युनिकेशनल टूल है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मैसेजिंग
और कोलैबोरेशन की सुविधा प्रदान करता है। कोलैबोरेशन मतलब होता है एक से ज़्यादा पार्टीज या फिर एक से ज़्यादा कंपनीज के लोग अपने में एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं, अपनी जानकारियाँ शेयर करते हैं। ओके, तो कोलैबोरेशन कहलाता है। अब ये भी जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम में इंटीग्रेटेड हो चुका है, स्काइप फॉर बिजनेस। तो ये जो सभी हमने आपको दिखाया वो माइक्रोसॉफ्ट सूट के अंदर में आने वाले एप्लीकेशंस थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन की को क्या कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पेशल पर्पज की। जो शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन की है वो स्पेशल पर्पज की का एग्जाम्पल है। अन्य सभी जो की है उनका भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन जो की है वो पर्पज स्पेशल पर्पज की है, और शिफ्ट की का यूज यहाँ पे कैपिटल लेटर को लिखने या फिर सेकेंडरी फंक्शन को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। और जो प्रिंट स्क्रीन की है इसका जो यूज है स्क्रीनशॉट को कैप्चर करने के लिए किया जाता है, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर वाले रो में प्रिंट स्क्रीन की आपको कीबोर्ड में देखने को मिल जाते हैं, और शिफ्ट की यहाँ पे भी एक होता है और एक इधर भी होता है, 4th रो में ऊपर से काउंट कीजिएगा तो इधर, ठीक है। यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है और ये प्रिंट स्क्रीन की है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अलग अलग जो की है। सबसे पहले देख लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल की जो होते हैं, अल्फ़ाबेट की जिसको बोलते हैं, जो A to Z लेटर को टाइप करने के लिए यूजफुल होता है। ये की A to Z लेटर इसमें आते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिक की होते हैं। न्यूमेरिक की क्या है, तो इसमें 0 से लेकर 9 तक के जो की है वो अवेलेबल रहते हैं, और ये कीबोर्ड में 2 जगह पाया जाता है। एक तो यहाँ पे ये जो न्यूमेरिक कीपैड है वहाँ पे पाया जाता है साइड में, और ये सेकेंड रो में पाया जाता है, तो ये न्यूमेरिक की कहलाते हैं। यहाँ पे अगला है फंक्शन की। तो ये कीबोर्ड के शीर्ष पर होती है, जैसे कि F1, F2, F3 आदि जो की है ये फंक्शन की कहलाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं F1, F2, F3, F4 से लेकर F12 तक है, ये F से जो स्टार्ट हो रहे हैं ये फंक्शन की के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, स्पेशल पर्पज की जो है ये इसमें आते हैं शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, प्रिंट स्क्रीन, कैप्स लॉक, टैब और एस्केप की। ये सभी जो है स्पेशल जो पर्पज की है उसका एग्जाम्पल है। इसका जो काम है स्पेशल उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये सभी एग्जाम्पल है जो कि क्वेश्चन में भी पूछा गया था स्पेशल पर्पज की। तो ये सभी एग्जाम्पल है, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, प्रिंट स्क्रीन, कैप्स लॉक, टैब और एस्केप की। यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे कैप्स लॉक है, फिर यहाँ पे ऑल्ट है, ये कंट्रोल है, और यहाँ पे ये शिफ्ट है, ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ये शिफ्ट है, और यहाँ पे भी शिफ्ट अवेलेबल रहता है, और ये प्रिंट स्क्रीन की है जैसे कि हमने आपको बताया। तो यही जो है एग्जांपल है स्पेशल पर्पज की का। एक एस्केप की है यहाँ पे होता है कॉर्नर में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नेविगेशन कीज। ये की कर्सर को स्क्रीन पर मूव करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें एरो की होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, साथ में होम बटन, एंड, पेज अप, पेज डाउन और इंसर्ट की इसमें शामिल होते हैं। मोस्टली सभी जो कीबोर्ड होते हैं उसमें ये सभी पाए जाते हैं, एरो अप, एरो डाउन, एरो राइट और एरो लेफ्ट। और यहाँ पे ये देख सकते हैं होम स्क्रीन है, पेज अप है, पेज डाउन है, ये इंसर्ट है, एंड है, ये सभी जो है इसके एग्जाम्पल होते हैं नेविगेशन की के। फिर अगला देख सकते हैं यहाँ पे मॉडिफायर की है। ये की अन्य की के फंक्शन को मॉडिफाई करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, और मुख्य रूप से कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट की जो है मॉडिफायर की के भी अंदर आते हैं। यहाँ पे शिफ्ट की देख सकते हैं, ये मॉडिफायर की में भी आता है और स्पेशल पर्पज की का भी एग्जाम्पल है, तो ये आपको ध्यान देना है। इनका उपयोग क्यों किया जाता है मॉडिफायर की का? शॉर्टकट बनाने के लिए। तो जब भी यूज होगा कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट, ये किसी न किसी की के साथ में होगा, अकेले इसका प्रेस करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। ओके, शॉर्टकट बनाने के लिए ये मॉडिफायर की का यूज किया जाता है। न्यूमेरिक कीपैड देखते हैं क्या होता है। ये कीबोर्ड के दाईं ओर स्थित होता है, और इसमें नंबर्स के अलावा अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि प्लस, माइनस, गुणा और भाग के लिए की होती है। यह अक्सर डाटा एंट्री के लिए उपयोग किया जाता है। न्यूमेरिक कीपैड इसको बोला गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी न्यूमेरिक कीपैड है। 1 to लेकर यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक डिजिट है, और जो प्लस, माइनस, गुणा और जो डिवाइड का ये साइन है ये भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है।
ठीक है, अगला देख लेते हैं टॉगल की। न्यूमेरिक कीपैड आप जान गए, यहाँ पे टॉगल की देखते हैं। ये की एक सेटिंग को ऑन और ऑफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कैप्स लॉक, न्यूमेरिक लॉक या नम लॉक बोलते हैं इसको, और स्क्रॉल लॉक की। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड में ये नम लॉक हो गया, जो कि ये न्यूमेरिक कीपैड को लॉक करने के लिए होता है। अगर आप इसे ऑन रखिएगा तो ये सभी जो की है वो काम नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे कैप्स लॉक है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। ओके, तो ये सभी एग्जाम्पल इसके आते हैं। यहाँ पे हाँ, एडिटिंग की देख लेते हैं। ये जो की होते हैं टेक्स्ट एडिटिंग के लिए उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए जो बैकअप स्पेस है और जो डिलीट की है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। डिलीट की एडिटिंग के लिए यूज होता है, और एक ये बैक स्पेस है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये की है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस OSI लेयर के इस्तेमाल से डाटा का अनुवाद, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन किया जाता है। यानी पूछा जा रहा है कि OSI के किस लेयर द्वारा डाटा को ट्रांसलेट किया जाता है, इंक्रिप्ट किया जाता है और कंप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं OSI मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, हर शिफ्ट में बने हैं यहाँ पे। और इसको बहुत सारे लोग जो है नहीं पढ़ के जाते हैं, सोचेंगे कि बेसिक नॉलेज से ही क्वेश्चंस आते हैं तो इससे क्यों क्वेश्चन आएगा। लेकिन OSI लेयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हमने पढ़ा है आपको जो ये फर्स्ट या सेकेंड क्लास जो लिया था उसमें हमने कवर कराया था। OSI मॉडल क्या होते हैं डिटेल में हमने बताया था। फिर भी इसमें हम लोग एक बार फिर से OSI मॉडल जो है ज़रूर पढ़ेंगे आगे आने वाले स्लाइड में। सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है अनुवाद, एन्क्रिप्शन और कंप्रेशन के लिए किस लेयर का यूज किया जाता है। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है OSI का, टोटल 7 लेयर होते हैं, उसमें के जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है वो यूज किया जाता है डाटा को इनक्रिप्ट, ट्रांसलेट और कंप्रेस करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये OSI मॉडल क्या है। तो ये एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है OSI मॉडल का स्टैंड्स फॉर या फुल फॉर्म। ये क्या है तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क समझ लीजिए क्या है। ये क्या है कि ये चीज़ें जो है एक्चुअल में कुछ ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO द्वारा एक मॉडल बनाया गया है जिससे कंप्यूटर नेटवर्किंग और जो कम्युनिकेशन है उसको समझने में आपको आसानी हो। इसलिए यहाँ पे ये मॉडल डिजाइन किया गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क और जो कम्युनिकेशंस है वो कैसे काम करता है, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए एक जो है मॉडल बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इसे ही बोला जाता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्किंग में स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन फंक्शन को डिफाइन करता है। यह मॉडल 7 लेयर में जो है डिवाइड होता है, जिनमें से प्रत्येक लेयर एक स्पेसिफिक नेटवर्क कार्यों और सर्विसेज के लिए डिफाइन करती है। यहाँ पे आगे से हम लोग देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से जो लेयर है वो अवेलेबल रहते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा है प्रेजेंटेशन लेयर, और तीसरा है यहाँ पे सेशन लेयर, चौथा है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर पांचवा है नेटवर्क लेयर, और फिर है डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोगों का था यहाँ से था, प्रेजेंटेशन लेयर से था। यहाँ पे डाटा रिप्रेजेंटेशन और इंक्रिप्शन का काम प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। जो यहाँ पे शुरुआत के 4 लेयर हैं उसे होस्ट लेयर बोलते हैं, और जो लास्ट के 3 लेयर है उसे मीडिया लेयर बोलते हैं। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। बारी बारी से हम सभी का जो है फंक्शंस और एग्जांपल के साथ में डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल लेयर क्या है। जो फिजिकल लेयर है ये लेयर नेटवर्क हार्डवेयर और फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में जानकारी आपको देता है। मतलब जो नेटवर्क के जो हार्डवेयर होते हैं उन सभी के बारे में जानकारी कौन देगा, तो फिजिकल लेयर देगा। इसका डिटेल देखते हैं। यह इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और प्रोसीड्यूरल स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करती है। इसमें केबल, स्विचेज, वोल्टेज लेवल और डाटा रेट्स शामिल होते हैं। एग्जाम्पल में जो इंटरनेट केबल है या फिर जो रिपीटर्स हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल होगा फिजिकल लेयर का। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इथरनेट केबल जो है किस लेयर में आता है या फिर किस लेयर का एग्जाम्पल है, तो वो फिजिकल लेयर होगा। दूसरा है यहाँ पे डाटा लिंक लेयर। जो इसका फंक्शन है, यह लेयर डाटा ट्रांसमिशन एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने का काम करता है। कौन? डाटा लिंक लेयर।
यह फिजिकल एड्रेसिंग जैसे कि मैक एड्रेस का उपयोग करती है और फ्रेम्स के रूप में डाटा को मैनेज करने का काम करती है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे स्विचेज और मैक एड्रेसेस यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पे नेटवर्क लेयर। तो जो नेटवर्क लेयर का फंक्शन है, यह लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग और डाटा पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचाने में जो है कार्य करती है। इसमें रूटिंग, स्विचिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग का जो है ये सभी शामिल होते हैं। लॉजिकल एड्रेसिंग में यहाँ पे आईपी एड्रेस शामिल होता है। इसका एग्जांपल है राउटर और आईपी एड्रेसिंग नेटवर्क लेयर का। चौथा है यहाँ पे हम लोग का ट्रांसपोर्ट लेयर, और यह लेयर एंड टू एंड कम्युनिकेशन और एरर रिकवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। अगला है यहाँ पे डाटा फ्लो कंट्रोल, सेगमेंटेशन और रीअसेंबली का काम करती है कौन, ट्रांसपोर्ट लेयर, और यह रिलायबल और अनरिलायबल डाटा ट्रांसफर दोनों को सपोर्ट करती है। एग्जाम्पल के रूप में टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी मतलब यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेशन लेयर क्या है। इसमें जो सेशन लेयर है इसका फंक्शन है लेयर कम्युनिकेशन सेशन को एस्टेब्लिश करना, मैनेज करना और टर्मिनेट करना। इसका जो डिटेल है डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट को मैनेज करता है, और इसका एग्जांपल आते हैं नेट बायोस। बायोस मतलब यहाँ पे जो दिया गया है नेट का मतलब हो गया यहाँ पे नेटवर्क, और बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, BIOS का मतलब हो गया नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और PPTP यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे होता है इसका फुल फॉर्म। यहाँ पे सेकेंड लास्ट जो लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, उसे देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन का भी हिस्सा था। इसका फंक्शन होता है डाटा को ट्रांसलेट करना, इनक्रिप्ट करना और कंप्रेस करना। यह एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क के बीच डाटा का ट्रांसलेशन करती है। इसमें डाटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, डाटा को इनक्रिप्ट करना और डाटा को कंप्रेस करना शामिल है। इसके एग्जांपल में आते हैं SSL या फिर TLS। ये जो है सिक्योर सॉकेट लेयर होते हैं। ये यहाँ पे इसके बारे में हमने पढ़ाया है। जो HTTPS में S जो लगा होता है ये इसी का एग्जाम्पल होता है। SSL या फिर TLS सर्टिफिकेट का एग्जाम्पल है। ये सिक्योरिटी को डिनोट करता है। अगर इसमें लगा है तो किसी भी वेबसाइट में अगर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है तो तुलनात्मक रूप से कम जो है रिस्की होता है उस वेबसाइट में अपना डिटेल्स जो है देना। तो SSL या फिर TLS यहाँ पे सिक्योर सॉकेट लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी इसको बोलते हैं, या फिर JPG और GIF इसी का एग्जाम्पल है प्रेजेंटेशन लेयर का। लास्ट यहाँ पे जो लेयर है एप्लीकेशन लेयर, यह लेयर इंड यूजर एप्लीकेशन और नेटवर्क सर्विसेज के बीच इंटरेक्शन को इनेबल करती है, और लेयर यह जो है एप्लीकेशन को नेटवर्क सर्विसेज प्रदान करती है जैसे ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र और वेब ब्राउजिंग। इसका एग्जांपल है HTTP मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें से कौन जो है एक मान्य मतलब वैलिड ईमेल आईडी के लिए कथन सही है। यहाँ पे मतलब कि अगर ईमेल आईडी की बात किया जाए, ईमेल आईडी के बारे में इसमें से कौन सा जो कथन है सही है, सही कथन पूछ रहा है ईमेल आईडी के बारे में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ईमेल एड्रेसेज आर नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब होता है यहाँ पे जो कैपिटल लेटर होता है उसे यहाँ पे बड़ा एस लिखिएगा, और जो स्मॉल लेटर होता है यहीं जो है अगर आप ईमेल आईडी को बड़ा लेटर में लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखना है डे टू डे अपडेट, day2day_update@gmail.com मान लीजिए लिखते हैं आप, ये बड़ा अक्षर में लिखिए या फिर छोटा अक्षर में लिखिए day2day अपडेट। ओके, तो बड़ा अक्षर में लिखिए या फिर छोटा अक्षर में, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ईमेल आईडी को, क्योंकि ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होता है। मतलब कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के बीच में वो फ़र्क नहीं होता है इसमें, तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ईमेल एड्रेस आर नॉट केस सेंसिटिव। और देखिए जो अगला ऑप्शन है ईमेल एड्रेस आर नॉट यूनिक, ये गलत है, क्योंकि जो सभी ईमेल आईडी होते हैं वो यूनिक होते हैं, सभी यूजर्स को अलग अलग ईमेल आईडी प्रदान किए जाते हैं।
अगला है ईमेल एड्रेस कैन हैव हाइफन एज अ फर्स्ट कैरेक्टर। बोल रहा है कि ईमेल एड्रेस का जो पहला कैरेक्टर है वो हाइफन से शुरू होता है, तो ये भी गलत है क्योंकि ईमेल एड्रेस में हाइफन से जो है शुरुआत नहीं होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। जो डी है ऑप्शन, स्पेसेज आर अलाउड बिटवीन कैरेक्टर इन एन ईमेल। बोल रहा है कि ईमेल के बीच में स्पेस अलाउ होता है, तो ये भी गलत है क्योंकि ईमेल आईडी के बीच में आपको स्पेस अलाउ नहीं होता है, आप बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ईमेल एड्रेस जो है केस सेंसिटिव नहीं होता है, उसे स्मॉल में लिखिए या फिर कैपिटल लेटर में, ईमेल आईडी में उससे कुछ फ़र्क नहीं होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमने दिया है जो आपको बताया है। देखिए यहाँ पे जो एक एग्जांपल लिखा गया है, छोटा है जो स्मॉल लेटर है उसमें और कैपिटल लेटर में, ये दोनों ईमेल आईडी एक ही हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि IPv4 एड्रेस का प्रत्येक 4 भाग हमेशा जो है एक संख्या होती है, मतलब डिजिट होती है, जिसकी रेंज निम्नलिखित में से क्या होती है। मतलब कि IPv4 यहाँ पे बोला जा रहा है, तो IPv4 क्या है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का ये वर्जन 4 है। ओके, IPv4 आता है, एक IPv6 आता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो यहाँ पे V4 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो संख्या होती है उसका रेंज क्या होता है, शुरुआत के जो संख्या होती है उसका रेंज क्या होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 0 से लेकर 255 जो है उसका रेंज होता है IPv4 संख्या का। कैसे होता है हम लोग डिटेल में आगे देखते हैं। तो देखिए IPv4 एड्रेस जो है ये भी पूछा जाता है कितने बिट का होता है, तो ये याद रख लीजिएगा 32 बिट का होता है IPv4 एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो वर्जन 4 है वो 32 बिट का होता है। बिट आपको पता होगा कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है वो बिट ही होता है। इसे जो है 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें ऑक्टेट कहा जाता है। हर एक ऑक्टेट एक संख्या होती है जिसकी सीमा 0 से लेकर 255 के बीच होती है। इसका कारण यह है कि एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है और 8 बिट में से 2 के पावर 8 कीजिएगा तो 256 यहाँ पे जो है डिजिट निकल कर आता है। इसलिए संभावित मान क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 255 हो जाएगा। और एक चीज़ है यहाँ पे उदाहरण के लिए देख लीजिए, ये IPv4 जो एड्रेस है उसका एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे क्या है, शुरुआत के डिजिट 192 है। तो जब भी देखिएगा 0 से लेकर 255 के बीच में ही होगा IPv4 एड्रेस का जो भी एग्जांपल देखिएगा। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि प्रत्येक भाग में 192, 168, 1 और 1 यहाँ पे है, 192 है, 168 है, 1 है, 1 है, ये 4 भाग हो गया, यहाँ पे 4 भाग हो गया। और शुरुआत के भाग क्या होता है 0 से लेकर 255 के बीच में। इस प्रकार IPv4 एड्रेस का प्रत्येक भाग 0 से 255 रेंज के बीच में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसके 2 टाइप होते हैं। देखिए IP एड्रेस क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, लेकिन सबसे पहले टाइप देखेंगे। IPv4 यहाँ पे एक 32 बिट का एड्रेस होता है जो 4 ऑक्टेट यानी 8 बिट के 4 सेगमेंट में विभाजित होता है। फॉर्मेट में इसमें हर ऑक्टेट को डेसिमल में जो है प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये डेसिमल में प्रदर्शित किया जाता है और डॉट से विभाजित किया जाता है। प्रत्येक ऑक्टेट की सीमा 0 से लेकर 255 के बीच में होती है। यहाँ पे ये भी 0 से 255 के बीच में है, ये भी है, ये और ये सभी है। प्रत्येक ऑक्टेट की सीमा 0 से 255 हो गया। और IPv4 में लगभग 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया गया है IPv4 एड्रेस का। जो भी एग्जाम्पल दिखिएगा यहाँ पे डॉट के बीच में जो होगा वो 0 से 255 के बीच में ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे IPv6 है। IPv6 जो है एक 128 बिट का एड्रेस होता है जो 8 ग्रुप में विभाजित होता है। प्रत्येक ग्रुप जो है 16 बिट का होता है यहाँ पे। तो याद रखिएगा, जैसे IPv4 जो है 32 बिट का होता है, वैसे ही IPv6 जो है 128 बिट का एड्रेस होता है। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है ये। इसमें हर ग्रुप को हेक्साडेसिमल में प्रदर्शित किया जाता है और कॉलन से विभाजित किया जाता है। तो जब भी कॉलन है यहाँ पे तो आप समझ जाइएगा कि IPv6 का एग्जाम्पल है। एक सेट में ये भी पूछा गया था, ऐसे ही दिया गया था ये IP एड्रेस, और पूछा गया था कि जो ये IP एड्रेस है किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो ये IPv6 का एग्जाम्पल है। अगर डॉट के साथ आए तो IPv4 का एग्जाम्पल है। ये आपको ध्यान रखना है।
इसका जो रेंज होता है वो यहाँ पे देख लिया, IPv6 में बहुत बड़ी संख्या में एड्रेसेस उपलब्ध होते हैं और यहाँ पे 2 की पावर 108 है, लगभग 340 अनडेक्लोन एड्रेसेस जो है हो सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल यहाँ पे ये दिया गया है, ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा जाता है IPv6 का। ठीक है, इसके बीच में अंतर देख लीजिए, इसका जो एड्रेस का साइज होता है v4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है। सबसे बड़ा अंतर यही है। और इसको जो है ऐसे लिखा जाता है डेसिमल के साथ में, और इसको कॉलन और हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा जाता है, बीच में कॉलन आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और IP एड्रेस के बारे में आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। एक यूनिक एड्रेस न्यूमेरिकल एड्रेस होता है जो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को असाइन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य 2 चीज़ें होती हैं। पहला, डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन कि कौन सा डिवाइस जो है यूजर यूज कर रहा है, लैपटॉप है, लैपटॉप में कौन सा मॉडल है, ठीक है। और लोकेशन एड्रेसिंग, कहाँ से यूज हो रहा है, किस लोकेशन से यूज हो रहा है। तो 2 चीज़ों के लिए यूज होता है, डिवाइस के पहचान के लिए और लोकेशन एड्रेसिंग के लिए, किस लोकेशन से जो है डिवाइस यूज हो रहा है। हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यहाँ पे जो IP एड्रेस दिया गया है ये किस श्रेणी का है। तो ये जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लास A श्रेणी का IP एड्रेस है। IP एड्रेस को विभिन्न क्लासेज में बांटा गया है, उससे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला ऑक्टेट है वो 14 है। इसको देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी क्लास में आता है, क्योंकि 14 संख्या क्लास A की सीमा 1 से 126 में आती है, इसलिए यह IP एड्रेस क्या है, क्लास A का है। यहाँ पे जो क्लास A के जो रेंज होता है वो 1 से लेकर 126 होता है। जो क्लास A IP एड्रेस है उसमें ऑक्टेट नेटवर्क की पहचान कहता है पहला जो है, पहला ऑक्टेट यहाँ पे, जैसे कि पहला ऑक्टेट क्या है, यहाँ पे 14 है, तो यह क्या है, ये नेटवर्क का पहचान करता है। और बाकी 3 का ऑक्टेट जो है उस नेटवर्क में जो होस्ट होते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे कि 23 हो गया, 120 है और जो 8 है, ये बाकी जो तीनों हैं ये होस्ट का काम करते हैं, होस्ट पहचानने का काम, कि ये जो है ये IP एड्रेस किस डिवाइस में यूज हो रहा है, कंप्यूटर है या फिर अलग अलग जो भी डिवाइसेज हैं उसका पहचान करने का काम करता है। IP एड्रेस का जो क्लास है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि उसका पहला हिस्सा जिसे ऑक्टेट कहते हैं क्या है। IP एड्रेस को क्लासेज में बांटा गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वह IP एड्रेसेज बड़े नेटवर्क के लिए है या फिर छोटे नेटवर्क के लिए। यहाँ IP एड्रेसेज क्लास की जानकारी दी जा रही है। देख लीजिए जो सबसे पहला क्लास है जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका रेंज, यहाँ पे जो क्लास A का IP एड्रेस होता है उसका जो ऑक्टेट होता है, पहला ऑक्टेट, वो 1 से लेकर 126 तक की संख्या होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे ये देख लीजिए, इस ऑक्टेट में क्या है, 14 संख्या है जो कि 1 से 126 तक के बीच में आती है। रेंज यहाँ पे 1 से 126 के बीच में होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लास B का जो IP एड्रेस होते हैं उसका जो रेंज होता है वो 128 से लेकर 191 के बीच में होती है रेंज। उदाहरण के लिए यहाँ पे 172 देख सकते हैं, ये 172 का मतलब IP एड्रेस का जो पहला ऑक्टेट है 172 है, 128 से 191 के बीच में है। एक और चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो IPv4 और IPv6 जो 2 प्रकार के 2 वर्जन्स है IP एड्रेस का, ये जो क्लास ABCD है वो डिसाइड किया गया है ओनली V4 एड्रेस के लिए, क्योंकि सभी जो है डॉट यहाँ पे डेसिमल्स है इसमें, तो ये क्या है, IPv4 के सभी एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं जो C, D और E, बाकी सभी जो टाइप के जो क्लासेज हैं उसमें भी सभी डेसिमल ही हैं, मतलब ये किस पे लागू होगा, तो IPv4 के लिए है, IP एड्रेस का वर्जन 4 के लिए। क्लास C यहाँ पे इसका जो रेंज होता है 192 से 223 होता है, और इसमें देख सकते हैं उदाहरण के लिए 192 से शुरू हो रहा है ये, तो ये क्या है, क्लास C का एग्जाम्पल है। क्लास D में जो है इसका रेंज 224 से 239 होता है। यहाँ पे आपको पहला ऑक्टेट ओनली देखना है, आपको ध्यान रहना चाहिए, यहाँ पे पहला ऑक्टेट देखकर ही आपको सभी चीज़ें से यहाँ पे डिसाइड होता है। इसके उदाहरण देख सकते हैं 192 से 223 के बीच में होना चाहिए रेंज, तो पहला ऑक्टेट 192 है, यहाँ से डिसाइड होता है क्लास C का है। वैसे ही क्लास D का यहाँ पे 224 से 239 और क्लास E का 240 से 255 जो है रेंज होता है ऑक्टेट का। ठीक है, तो ये 5 प्रकार का टोटल आपके जो है क्लासेज होते हैं IPv4 एड्रेस का। IPv4 का टोटल 5 क्लासेज होते हैं जो कि हमने आपको बता दिया डिटेल, क्या क्या रेंज होता है आप एक बार ज़रूर रिकॉल कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से किस एक्सेस टेक्नोलॉजी में स्टेशन चैनल की बैंडविड्थ को समय सीमा में साझा करते हैं। तो जी इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, TDMA करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे TDMA का फुल फॉर्म होता है टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें प्रत्येक स्टेशन या फिर यूजर चैनल की बैंडविड्थ को समय सीमा यानी टाइम स्लॉट में शेयर करते हैं। इसका मतलब है कि एक ही चैनल को कई यूजर्स द्वारा यूज किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक यूजर को चैनल के यूज करने के लिए अलग अलग समय स्लॉट यानी टाइम स्लॉट प्रदान किए जाते हैं। हर यूजर अपने जो टाइम स्लॉट है में ही डाटा भेजने की अनुमति होती है उनको, और यह प्रक्रिया तेज़ी से होती है, इसलिए यूजर्स को ऐसा महसूस नहीं होता है कि वे लगातार डाटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो ये जो है क्या है, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस होता है। बाकी जो सभी ऑप्शन में है यहाँ पे FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ये क्या है, तो इसमें प्रत्येक यूजर को अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड दिया जाता है। सभी यूजर एक ही समय में डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज करते हैं। अगला जो है ऑप्शन में CDMA है, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ये क्या होता है, इसमें सभी यूजर एक ही समय और फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, लेकिन हर यूजर को डाटा को यूनिट कोड के साथ में मॉड्यूलेट किया जाता है, और यह टेक्नोलॉजी डाटा को एक ही चैनल पर सुपर इम्पोज होने से रोकती है। अगला है यहाँ पे DDMA डायनेमिक डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। यह एक भ्रमित करने वाला विकल्प है, क्योंकि प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में DDMA कोई सामान्यतः पहचान की गई तकनीक नहीं है, तो ये ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं होता है DDMA। यहाँ पे CDMA, FDMA और यहाँ पे TDMA के बारे में हमने आपको डिटेल बता दिया, और DDMA ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील जो है डिटेक्टर का यूज करता है। लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर डिवाइस यहाँ पे पूछा गया है, प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर डिवाइस कौन सा है। जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लाइट पेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे देख सकते हैं लाइट पेन क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, ये डिस्प्ले पे जो है चलाने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कुछ दिखता है। इसके बारे में देखिएगा तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को जो है सेलेक्ट करने के लिए, मतलब चयन करने के लिए संवेदनशील डिटेक्टर प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का यूज करता है। यह डिवाइस एक पेन जैसी होती है जिसे यूजर स्क्रीन पर घुमाकर या दबाकर स्क्रीन पर विभिन्न ऑब्जेक्ट को चुन सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। लाइट पेन का उपयोग CRT मॉनिटरों के साथ किया जाता है, और यह स्क्रीन पर इमेज का पार्ट चुनने या फिर ड्राइंग करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। ये पहले के मॉनिटर आते थे ऐसा CRT ट्यूब में, अभी ये प्रचलन से बाहर हो चुके हैं, बहुत कम ही यूज किए जाते हैं कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर जो होते हैं। यहाँ पे जो और सभी ऑप्शन में है, यहाँ पे OMR टेक्नोलॉजी क्या है देख लीजिए। OMR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पेपर पर बनी हुई विशेष मार्क्स को पहचानती है, और यह मल्टीपल चॉइस प्रश्न पत्रों की जांच में प्रयोग होता है। जो आप OMR बेस्ड एग्जामिनेशन देते हैं उसका जांच इसी टेक्नोलॉजी से होता है। इसमें प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग नहीं होता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अगला है यहाँ पे स्कैनर। स्कैनर के बारे में आपको पता है, ये डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर का है तो एक आउटपुट डिवाइस है जो चीज़ों को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जो ड्रॉप कैप्स होता है, जो ड्रॉप कैप्स है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है या फिर क्यों किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो ड्रॉप कैप्स है उसके कोई भी आप पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसके पहला लेटर जो है वो बड़ा करने के लिए यूज किया जाता है ड्रॉप कैप्स का। यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, टू ऑटोमेटिकली बिगिन ईच पैराग्राफ विथ कैपिटल लेटर। ये सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी आप पैराग्राफ लिखिएगा पहला लेटर जो है ऑटोमेटिकली बड़ा में लिखाएगा, जो भी आप लिखिएगा पहला लेटर बड़ा में लिखाएगा, इसीलिए यूज किया जाता है ड्रॉप कैप्स का। यहाँ पे ड्रॉप कैप्स दिखाते हैं, ये आपको MS वर्ड में देखने को मिल जाता है ऐसा कुछ फंक्शन, और ये सभी डिज़ाइन भी ड्रॉप कैप्स से बना सकते हैं। या फिर जो भी आप पैरा लिखिएगा तो उसका पहला लेटर जो है बड़ा से शुरू होगा हमेशा से,
अगला भी पैरा जब स्टार्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली बड़ा जो है लेटर से शुरू होता है। और ये भी डिज़ाइन जो है ड्रॉप कैप से ही बनाया गया है। अलग अलग जो है चीज़ें होता है उसमें आप सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। इसके बारे में और देख लीजिए, ये क्या है, एक फॉर्मेटिंग फीचर है जिसका यूज MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ की शुरुआत में एक बड़ी कैपिटल लेटर मतलब प्रारंभिक अक्षर को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस विशेषता का उपयोग डॉक्यूमेंट को अधिक आकर्षक और जो है प्रोफेशनल दिखाने के लिए किया जाता है। ड्रॉप कैप्स का पहला जो अक्षर होता है आमतौर पर 2 या अधिक लाइनों के ऊंचाई तक फैला होता है। यहीं पे देख लीजिए, ये जो है क्या है, 2 लाइनों तक फैला हुआ है। ओके, उदाहरण अगर किसी पैराग्राफ की शुरुआत इंट्रोडक्शन टू द डॉक्यूमेंट वाक्य से होती है तो हम आई को ड्रॉप कैप बनाते हैं तो आई अक्षर बड़ा होकर बाकी टेक्स्ट की तुलना में नीचे की ओर अधिक दिखाई देता है। तो ये ड्रॉप कैप्स का यहाँ पे एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुविकल्पिक प्रश्नों में उम्मीदवार के चयन को पढ़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में, कि क्या होता है OMR बेस्ड टेक्नोलॉजी, उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। जो भी आपका OMR बेस्ड पेपर होता है इसमें जो गोला है उसको रंगने के लिए जो यूज किया जाता है और वो डिटेक्ट करता है, ये किससे होता है, OMR बेस्ड टेक्नोलॉजी से। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए, जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है एक विशेष इनपुट डिवाइस है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के उत्तर पत्रक पर उम्मीदवार द्वारा किए गए चयन को पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। और यह डिवाइस उत्तर पत्रांक पर उम्मीदवार द्वारा भरे गए गोले या चिन्हों को पहचानने में सक्षम होती है। OMR शीट पर विशेष रूप से तैयार किए गए चिन्हों को स्कैन करता है और यह निर्धारित करता है कि किस विकल्प का चयन जो है किया गया है। OMR टेक्नोलॉजी का यूज अक्सर परीक्षाओं में उत्तरों को तेजी और सटीक रूप से पढ़ने के लिए किया जाता है, जिससे परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया को सरल और आसान बनाया जा सके, साथ में फास्ट किया जा सके। यहाँ पे आपने जो चीज़ें ऑप्शन में है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर क्या होता है, तो यह डिवाइस मैग्नेटिक इंक से लिखे गए डेटा को पढ़ता है, जैसे कि बैंक के चेक होता है उसमें यही चीज़ें हो जाती है। MIC रीडर जो है उसमें यूज किया जाता है बैंक के चेक में। अगला है यहाँ पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो यहाँ पे जो OCR टेक्नोलॉजी है प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आप गूगल लेंस एक फीचर होता है, गूगल लेंस। इसमें क्या है कि आप कोई भी अगर आप इमेज स्कैन कुछ इमेज पे लिखा हुआ है अगर आप उसे अपलोड करते हैं तो वो टेक्स्ट में बदल देता है उसको। वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, उसे कहीं पे पेस्ट कर सकते हैं इजीली। तो ये किस पे बेस्ड है, तो वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर पे बेस्ड होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को क्या करता है, प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। आगे है यहाँ पे बार कोड रीडर। बार कोड रीडर बार कोड को स्कैन करता है और इसमें एनकोडेड जानकारी को पढ़ता है। इसका उपयोग सामान्यतः प्रोडक्ट की पहचान के लिए किया जाता है। जो शॉपिंग मॉल होते हैं उसमें देखिएगा इसका जो है यूज किया जाता है, बार कोड रीडर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में शामिल ट्रांसपोज विकल्प की कार्य उपयोगिता क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A होगा, इट चेंजेस द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉपीड रेंज। मतलब जो रेंज होता है, जो भी सेल आप सिलेक्ट कीजिएगा उसके ओरिएंटेशन को चेंज कर देता है ये। जैसे कि अगर आप वर्टिकल कॉलम यहाँ पे रो और कॉलम डिजाइन किया गया है तो ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल इसको बना देगा। ओके, इसे हम लोग देखते हैं क्या होता है ये। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये वर्टिकल रो एंड कॉलम है। इसे हॉरिजॉन्टल में बदलने के लिए यहाँ पे ट्रांसपोज जो फंक्शन है उसका यूज किया जाता है। इस कॉलम को अगर ऐसे बनाना हो, ठीक है, वही बोल रहा है, इसको ओरिएंटेशन को जो है चेंज कर देता है। ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है ये विकल्प, ट्रांसपोज विकल्प। यहाँ पे देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में शामिल ट्रांसपोज विकल्प का उपयोग कॉपी किए गए डाटा की ओरिएंटेशन को बदलने के लिए किया जाता है। पंक्तियों को कॉलम और कॉलम को पंक्तियों में बदल देता है ये। इसका मतलब है अगर आपको किसी रेंज में डाटा को कॉपी किया है जो कि पंक्तियों में व्यवस्थित है और आप उसे किसी दूसरी जगह ट्रांसपोज करके पेस्ट करते हैं तो वो डाटा अब कॉलम में व्यवस्थित हो जाएगा। और इसके विपरीत भी यह विशेषता बहुत उपयोगी होता है जब आप डेटा की प्रेजेंटेशन को बदलना चाहते हैं या डेटा के विश्लेषण के लिए उसकी संरचना को बदलना चाहते हैं, इसलिए यूज किया जाता है इसको। अगला है यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके द्वारा जो क्लाउड
बेस्ड सेव सर्विस है वो कौन सा एप्लीकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। क्लाउड बेस्ड सर्विस मतलब होता है ऑनलाइन सर्वर पे जो आपके फाइल है या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो आपके डाटा है उसको अपलोड करके आप रख सकते हैं वहाँ पे, उसे ही क्लाउड सर्विसिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे जो वन ड्राइव एप्लीकेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, क्लाउड बेस्ड सर्विस जो है प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो वन ड्राइव है वो क्लाउड स्टोरेज सर्विस है और ये यूजर को इंटरनेट पर फाइलें स्टोर करने, उन्हें शेयर करने और उन्हें कहीं पे भी एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। जैसे कि आप ड्राइव पे जो सभी चीज़ें जो रखते हैं वो भी क्या है, एक क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है, गूगल का ड्राइव एप्लीकेशन है, वैसे ही यहाँ पे वन ड्राइव है माइक्रोसॉफ्ट का। वन ड्राइव का यूज दस्तावेजों, फोटो, वीडियो और अन्य फाइलों को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए किया जाता है और यह विशेष रूप से माइक्रोसॉफ्ट के उत्पादों जैसे विंडोज़ और ऑफिस के साथ अच्छी तरह से इंटीग्रेट होता है। यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है आई क्लाउड, आई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, उसे देख लेते हैं। आई क्लाउड क्या है, तो ये एप्पल द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। आई ड्राइव क्या है, तो ये थर्ड पार्टी क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो डाटा बैकअप और स्टोरेज की सुविधा प्रदान करता है। और ड्रॉप बॉक्स ये एक थर्ड पार्टी क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है, ये भी क्या है, क्लाउड स्टोरेज डिवाइस ही है। यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आई क्लाउड जो कि एप्पल का है और ये माइक्रोसॉफ्ट का है वन ड्राइव। वैसे ही ओनली ड्राइव पूछेगा तो गूगल का यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज जो है सर्विसेज हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि किसी अटैकर के द्वारा निम्नलिखित में से किस मैलवेयर का इस्तेमाल सुरक्षा कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर एक पीसी पर अनधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अनधिकृत मतलब क्या होता है, अनऑफिशियल या फिर आपसे बिना परमिशन के किसी के सिस्टम में इंटर हो जाना, अनधिकृत उसे बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, बैकडोर बोलते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं। बैकडोर एक प्रकार का मैलवेयर है जो सिस्टम में छुपा रहता है और अटैकर को बिना यूजर की जानकारी के रिमोट एक्सेस जो है प्रदान करता है। यह मैलवेयर आमतौर पर किसी सिस्टम की सिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर सिस्टम में प्रवेश करता है। वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होता है, ये सिस्टम की जो कमजोरियाँ होती है उसे जो है ढूंढकर उसमें जो है इंटर कर जाता है ये मैलवेयर। लॉजिक बम, यह एक प्रकार का मैलवेयर होता है जो किसी सुनिश्चित समय या घटना पर एक्टिवेट होता है और नुकसान पहुंचा सकता है। मैलवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एमएल मतलब होता है मैलिशियस अवेयर जो है इस सॉफ्टवेयर शब्द से बना है। ओके, मैलिशियस मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, जो हानि पहुंचाने वाले होते हैं। मैलिशियस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे मैलवेयर बोला जाता है। ठीक है, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ए है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर कैन क्रिएट, एडिट, सेव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट। सही है, डॉक्यूमेंट को सेव कर सकता है, एडिट कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। अगला है एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर कैन इंसर्ट एलिमेंट फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर सच एज इलिस्ट्रेशन और फोटोग्राफ्स। हाँ सही है, सभी जो चीज़ें इंसर्ट करने का काम जो है एमएस वर्ड में आता है। ऑप्शन नंबर सी है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर कैन नॉट करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये जो है गलत है, क्योंकि जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है उसमें ग्रामर और स्पेलिंग के करेक्ट करने का फंक्शन जो है अवेलेबल रहता है, स्पेलिंग और ग्रामर करेक्शन अवेलेबल रहता है। इसलिए बोल रहा है कि नहीं करेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है यूज होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन डी बोल रहा है कि एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर कैन फॉर्मेट टेक्स्ट सच एज फ्रंट टाइप, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकता है, अंडरलाइन टेक्स्ट को इटैलिक कर सकता है। तो ये सभी फंक्शन अवेलेबल रहते हैं, ये सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। ये अवेलेबल रहता है लेकिन बोल रहे हैं नहीं रहता है, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एमएस वर्ड के बारे में सभी चीज़ें आपको पता है कि क्या क्या कर सकता है, बार बार हमने भी बताया आपको। इसका जो है हमें नहीं लगता है कि एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो QWERTY कीबोर्ड है किस लिए डिज़ाइन किया गया था। कीबोर्ड QWERTY आपको पता होगा, यहाँ पे देख लीजिए। ये जो कीबोर्ड आते हैं जो नॉर्मली आप यूज करते हैं वो QWERTY कीबोर्ड ही आता है।
QWERTY कीबोर्ड के क्यों डिज़ाइन किया गया था यहाँ पे पूछा गया है। तो ये यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टाइपिंग को हार्डर एंड इनएफिशिएंट बनाने के लिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टाइपिंग को थोड़ा हार्ड करने के लिए, मतलब थोड़ा कठिन बनाने के लिए और इनएफिशिएंट बनाने के लिए, जिसमें थोड़ा सा जो है चीज़ें जो है इजी नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए जो है QWERTY कीबोर्ड का डिज़ाइन जो है तैयार किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि टाइपिंग को धीमा कर दें और की को जाम होने से समस्या को कम करे। इस कारण यह लेआउट टाइपिंग को एफिशिएंट मतलब प्रभावी बनाने के बजाय उसे थोड़ा अप्रभावित या इनएफिशिएंट बना देता है, ताकि टाइपराइटर सही ढंग से काम कर सकें। तो जो पहले के टाइपराइटर होते थे उसमें क्या है कि कंटिन्यूअस ABCD जो दिया रहता था उससे की जो है जल्दी ख़राब हो जाते थे। तो उस समस्या को हल करने के लिए यहाँ पे QWERTY कीबोर्ड को डिज़ाइन किया गया था, ताकि आसानी से जो टाइपिंग है वो इतना इजी ना रहे और थोड़ा हार्ड बनाया जा सके, जिससे कि सभी जो की है वो बारी बारी से यूज हो। तो इसमें इसलिए यहाँ पे QWERTY कीबोर्ड को डिज़ाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि निम्न में से किस प्रकार का अटैक या फिर हमला अटैकर्स को क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को वेब पृष्ठों में इंजेक्ट करने की अनुमति देता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को वेबसाइट में इंजेक्ट करने की परमिशन देता है। किस प्रकार का यहाँ पे हमला? तो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को यहाँ पे शॉर्ट में XSS लिखते हैं। इस प्रकार का सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है जो वेब एप्लीकेशन में मतलब वेबसाइट एप्लीकेशन में पाई जाती है। इसमें अटैकर्स मैलिशियस क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जैसे कि जावास्क्रिप्ट को वेब पृष्ठों में इंजेक्ट कर देते हैं, और जब कोई यूजर उस वेब पेज की ब्राउजिंग करता है तो यह स्क्रिप्ट यूजर के ब्राउजर में एग्जीक्यूट हो जाती है, जिससे अटैकर को सेंसिटिव जानकारी तक पहुंचने या फिर अन्य दुर्भावनापूर्ण कार्य करने के जो है परमिशन मिलती है। तो ये क्या है, ये दुर्भावनापूर्ण जो है एक सॉफ्टवेयर है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। वेबसाइट के जो पेज होता है, वेबसाइट के पेज में ही जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है इसको, और अगर यूजर के द्वारा अगर किसी तरह से ये इस पर क्लिक हो जाता है तो ये जो है ऑटोमेटिक सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है और ये ब्राउज़र में एग्जीक्यूट हो जाता है, और जो भी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे ब्राउज़र में डाले होंगे वो सभी जो है हैकर के पास पहुँच सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि MS Excel 2016 में निम्नलिखित फार्मूला का क्या परिणाम आता है। बेसिकली ये एवरेज पूछ रहा है, इज इक्वल टू एवरेज, इसका एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज तो आपको पता होगा, एक तरह से देखिए तो ये मैथ का भी क्वेश्चन है, लेकिन इसका एक्सेल में जो है फार्मूला लगाकर यूज किया जाता है या फिर फंक्शन का यूज करके किया जाता है। यहाँ पे आप अगर ओनली ये पूछा गया क्वेश्चन तो आप एवरेज निकाल सकते हैं सभी संख्याओं को ऐड करके, और जितना संख्या है उसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड करना होगा, लेकिन इसे ऐड करके। ओके, तो क्या होगा, 20 और 10 30 और 30 60 40 100 और 50 150 बाई 5, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 30 होगा। इसका एवरेज पूछ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? ऐसे डिवाइस के बारे में पूछ रहा है। वो सभी डिवाइसेस क्या कहलाते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, उसे पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। पेरिफेरल डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं लेकिन कंप्यूटर के मुख्य भाग जैसे कि CPU, मेमोरी आदि का हिस्सा नहीं होते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर के कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल के होते हैं। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर और बाहरी हार्ड HDD जो होते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव जो होते हैं, सभी पेरिफेरल डिवाइस है। तो एक बार और देख लीजिए इसका उदाहरण, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर और बाहरी जो हार्ड ड्राइव्स जोड़े जाते हैं। तो ये सभी जो क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। मतलब वे सभी डिवाइसेस जो अलग से कंप्यूटर में जो है जोड़े जाते हैं अपने काम को इजी बनाने के लिए और भी उससे एक्स्ट्रा काम लेने के लिए, वो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि MS Excel 2016 में
निम्नलिखित फार्मूला का क्या रिजल्ट आता है, क्या परिणाम आता है। बेसिकली एक फंक्शन होता है या फिर फार्मूला होता है एमएस एक्सेल में मिनिमम वैल्यू निकालने का, जो न्यूनतम सबसे डाटा में सबसे जो न्यूनतम मान है वो निकालने का इसके थ्रू होता है। बड़े बड़े डाटा सेट से अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो फार्मूला या फिर आप फंक्शन यूज कर सकते हैं। ओके, इजीली हो जाता है। लेकिन ये छोटा सा सेट है तो इसे आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो इस सेट में सबसे छोटा वैल्यू क्या है वो पूछ रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है 10 वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन निकालना है इसका, मिनिमम वैल्यू मतलब दिए गए सेट में सबसे छोटा मान निकालना है, खोजना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये 10। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंटिंग के संदर्भ में डीपीआई का क्या अर्थ होता है। प्रिंटिंग के रेफरेंस में जो डीपीआई है इसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। मतलब कि एक इंच में कितना जो है डॉट है जिसके थ्रू प्रिंटर जो है वर्क करता है, वो जो प्रिंट है उसके क्वालिटी को भी डिसाइड करता है ये। तो इसे बोलते हैं डॉट्स पर इंच। एक इंच में कितना जो डॉट्स है वो है इंक का। ओके, देखिए प्रिंटिंग और स्कैनिंग की गुणवत्ता को मापने के लिए एक मापदंड है। यह बताता है कि एक इंच में कितने डॉट्स होते हैं। उच्च डीपीआई वाले प्रिंट आमतौर पर अधिक स्पष्ट और विस्तृत होते हैं क्योंकि इसमें अधिक डॉट्स होते हैं। तो जितना ज़्यादा डॉट्स उतना आपके प्रिंट का क्वालिटी जो है अच्छा माना जाएगा। ओके, एक इंच में जितना ज़्यादा डॉट्स जो है अवेलेबल रहेंगे प्रिंट का क्वालिटी अच्छा माना जाएगा। कम रहेंगे तो तुलनात्मक रूप से कहा जाएगा कि क्वालिटी जो है कम अच्छा है या फिर उतना अच्छा नहीं है। तो ये है डीपीआई डॉट्स पर इंच। प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है उसमें यूज किए जाते हैं। तो ये यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेट हमने लाया जिसमें आपने देखा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। सभी वीडियोस जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। उन सभी का लिंक आपको, प्ले लिस्ट का लिंक बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे चैनल और ग्रुप भी है, ग्रुप में आप अपने डिस्कशन कर सकते हैं साथियों के साथ में। ये सभी चीज़ें जो है अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।